गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 वेक्टर यानी कि सदिश। इस वीडियो के अंदर हम उसके बेसिक सदिश के बारे में, बेसिक उसके टाइप्स, उसका रिप्रेजेंटेशन और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे, जिसके अंदर मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, तब आप इसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ये आपकी 11th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक भी है और आप 12th क्लास में भी इसको पढ़ोगे। वेक्टर का मतलब होता है सदिश। अब इसमें दो तरीके की राशि होती है, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, यानी कि स्केलर और एक वेक्टर। तो देखो, हम बात कर रहे हैं स्केलर और वेक्टर की। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं सदिश और इसको बोलते हैं अदिश। पहले सदिश बता देता हूं मैं। सदिश दिशा के साथ परिमाण, उसको कहते हैं सदिश राशि, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों जरूरी है। परिमाण और दिशा जरूरी है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दोनों जरूरी है। ठीक है, और अदिश के अंदर दिशा के बिना, यानी दिश में दिशा जरूरी नहीं है, केवल परिमाण हो। ठीक है, तो वो राशि कहलाती है अदिश। अब फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि जिसमें दिशा के साथ परिमाण की जरूरत हो, दिशा की जरूरत हो, परिमाण निकले, वो राशि हमारी सदिश राशि कहलाती है। तो अब परिमाण निकले यानी दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो दिशा की जरूरत हमें किस किस में पड़ती है? हमें दिशा की जरूरत फोर्स यानी कि बल में बताना पड़ता है कि हमने किस तरीके से बल लगाया है। एक हमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, कि किस दिशा के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, और भी बहुत सारी राशियां हैं जिनमें हमें दिशा की जरूरत पड़ती है। अब ऐसी कौन सी राशि जिसमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती? टाइम, वर्क, डिस्टेंस, ये सभी वो राशि हैं जिनमें हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा अदिश और सदिश राशि। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सदिश का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण के लिए देखना हम क्या कह रहे हैं कि सपोज करो मैंने आपको कहा कि ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से आप इस दिशा में यहां से गए, यानी P से Q तक आप गए, यानी जहां आपने स्टार्ट करा उसको मैं बोल रहा हूं टेल और जहां आपने खत्म करा उसको मैं बोल रहा हूं हेड। ठीक है, तो P से Q तक जो आप गए हो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इसको लिखोगे PQ के ऊपर एक बार लाइन लिखते हैं जिसके अंदर हम एरो का साइन यूज करते हैं, वो हमारा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि जैसे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PQ डैश, PQ डैश क्या, PQ और ये एरो का साइन, या फिर हम इसको डिस्टेंस को a मान लेते हैं तो a के ऊपर भी एरो, इसको हम बोलते हैं सदिश, PQ सदिश। क्या बोलेंगे इसको? PQ सदिश। यानी कि P से Q तक की सीधी दूरी जो है, इधर लिख रहा हूं मैं, P से Q तक की सीधी दूरी, इसको हम बोलेंगे PQ बोलो या फिर PQ सदिश बोलो, लेकिन PQ सदिश नहीं, PQ सदिश का परिमाण बोलो। दूरी को क्या बोलेंगे? परिमाण। या तो PQ बोल दो डायरेक्ट, तो हमें मालूम है कि PQ की दूरी इतनी है,
लेकिन अगर सदिश लगा रखा है तो इसके ऊपर मॉड्यूलस भी लगेगा, वो इसका कहलाता है परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, पी से क्यू तक की सीधी दूरी को हम बोलते हैं परिमाण। ये क्या चीज है हमारा परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, लिख दो इसको मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखो लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं कि यार हम P से Q क्यों बोले। अगर मैंने Q से P सदिश बोला तो ये P से Q के बराबर होगा, लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा। परिमाण तो समान होगा, परिमाण में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि परिमाण तो दोनों का भाई, जैसे सपोज करो यहाँ स्कूल से घर जाओ या घर से स्कूल आओ, दूरी तो समान रहेगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज हो जाएगी। यानी Q से P या P से Q बोल रहे हो तो माइनस आएगा, लेकिन अगर परिमाण की बात कर रहे हो तो दोनों सेम आएंगे, क्योंकि उसमें मॉड्यूलस लगा हुआ होता है, क्योंकि और मॉड्यूलस में हमेशा नंबर प्लस का निकल कर आता है। ये थी हमारी स्केलर और वेक्टर के बारे में, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, यानी हमें इसको किस तरीके से लिखना है, परिमाण को हम कैसे लिखते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे किसी सदिश का परिमाण 1 आ जाए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वैल्यू अगर हमारे 1 आ जाए, मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की वैल्यू 1 आ जाए तो वो हमारा सबसे पहले यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। एकांक सदिश बोलो, मात्रक सदिश बोलो या फिर इकाई सदिश बोलो, तीनों नाम एक ही है, इकाई सदिश, ये सारे नाम एक है। तो मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कि सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण अगर 1 आ जाए तो वो क्या होता है? हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। और इस यूनिट वेक्टर का यूज दिशा बताने के लिए किया जाता है। यूनिट वेक्टर का यूज दिशा बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है और इसको कैप से निरूपित करते हैं। क्लियर है? इसको कैप से निरूपित करते हैं। और अब जो सपोज करो किसी सदिश का मात्रक 1 यूनिट नहीं आया, हमें निकालने को कह रहा है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सोचने वाली बात यह है। अगर मात्रक 1 नहीं आया और निकालने को कहता है तो हम कहेंगे कि जिस सदिश का तुम्हें इकाई मात्रक निकालना है या मात्रक सदिश निकालना है, उसका परिमाण की वैल्यू निकालनी है, जैसे 1 का निकालना है तो 1 ऊपर कैप, उसके सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दो तो आपका इकाई सदिश यानी कि एकांक सदिश या फिर यूनिट वेक्टर निकलकर आ जाएगा। अब देखो मैंने एक चीज लिखी, यूनिट वेक्टर का यूज दिशा बताने में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है कि सपोज करो एक हमारे पास ये है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का वो हमेशा आई होता है, कोडिंग, जिसको हम कोडिंग कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर तीनों के। तो इसका तो होता है आई कैप, इसका होता है जे कैप और इसका होता है के कैप। ठीक है, तो इसको हमने बोला आई, जे और के कैप।
अब हमें मालूम है कि आई जो है, आई कैप जो है वो एक्स के दूरी है, एक्स एक्सिस पर है, वाई जे कैप वाई एक्सिस पर है और के कैप जेड एक्सिस पर है। तो अब हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। अगर जहां आई लिख गया तो हम समझ लेंगे कि वो एक्स एक्स का डिस्टेंस है। तभी तो मैंने लिखा है कि यूनिट वेक्टर का यूज दिशा बताने के लिए किया जाता है कि एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या फिर जेड एक्सिस में है। ठीक है, ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप आता है वो होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश। शून्य सदिश वो होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, वो जीरो सदिश कहलाता है। और जीरो सदिश को हम ओ सदिश यानी कि ओ वेक्टर से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, ये होता है जिसका स्टार्टिंग और इनिशियल यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू भी जीरो होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छी। ठीक है, क्या होता है? स्वेच्छ, कुछ भी हो सकती है, इधर उधर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, इसके अंदर हम ये भी बोल देते हैं कि ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पर खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट होकर बी का खत्म हो रहा है, सी से स्टार्ट होकर सी पे खत्म हो रहा है। ये सारे के क्या कहलाते हैं? हमारे जीरो वेक्टर यानी कि शून्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, ये था हमारा जीरो वेक्टर। इसी के साथ मैं आपको एक अलग टॉपिक बता रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय स्केलर। मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर, अदिशों से गुणा। ये एक अलग सा टॉपिक है, इसका टाइप नहीं है। इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने सपोज करो कि कोई सदिश लिया ए और मैंने इसको अदिश यानी 2 से गुणा कर दिया तो 2a हो गया, 2a सदिश हो गया। तो इससे मैं किस रिजल्ट पे पहुंचा कि केवल परिमाण बदलता है। क्या बदलता है? परिमाण बदलता है। लेकिन अगर मैंने दिशा बदली, परिमाण तो बदल रहा है कि a को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a सदिश हो गया, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये नीचे की ओर आ रहा है तो दिशा सेम रहती है, लेकिन ऋणात्मक अदिश राशि से गुणा करने पर विपरीत हो जाती है। दिशा समान रहती है, दिशा समान रहती है, लेकिन कब विपरीत हो जाती है? जब मैंने सपोज करो इस ए सदिश को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2a सदिश हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब मैं -2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो अब के दिशा ये हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? लेकिन ऋणात्मक अदिश से, लेकिन ऋणात्मक अदिश से गुणा करने पर विपरीत हो जाती है। यह था हमारा मल्टीप्लाई बाय स्केलर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर का मतलब हो गया समदिश सदिश। समदिश सदिश। अब समदिश सदिश समान हो जिसकी दिशा यानी समान दिशा में, एक ही दिशा में हो सदिश, वो सभी लाइक वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने कहा कि ये हमारे सदिश है जो कि सभी एक ही दिशा में है। ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं क्या? ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया। ये सारे सदिश एक ही दिशा में हैं तो ये सभी कहलाते हैं लाइक वेक्टर। उसके बाद आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर यानी विपरीत सदिश। कौन सा सदिश? विपरीत सदिश, जिसकी दिशा अलग हो।
विपरीत दिशा में हो, वो सभी कहलाएंगे हमारे अनलाइक वेक्टर। अब इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया समतुल्य सदिश। समतुल्य सदिश, समतुल्य सदिश का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर दिशा और जिसका दिशा और परिमाण समान हो, दिशा और परिमाण समान हो, दिशा व परिमाण समान हो, समान हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक ए सदिश है, यानी कि i प्लस 2j कैप, और एक बी सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों सदिश की, ये दोनों सदिश समतुल्य सदिश है, तो इसमें x और y की वैल्यू बताओ। तो कंपेयर कर लो कि x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2। ये था हमारा समतुल्य सदिश। अब इसके बाद जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, एक तो आता है कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर यानी कि समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश क्या होता है, जो देखते हैं कि एक ही रेखा के समांतर हो जो सदिश, वो कहलाते हैं कोलिनियर सदिश। लेकिन ध्यान रखना, जो तुमने 10th क्लास में और इनमें पढ़ा था, वो बिंदुओं का संरेखीय पढ़ा था कि एक लाइन में तीनों बिंदु स्थित होंगे तभी हमारा वो संरेखीय होता है। लेकिन अगर सदिश की बात करते हैं तो एक सदिश के समांतर होने चाहिए सभी सदिश। सपोज कोई मेरा एक सदिश है, ठीक है, तो इसके समांतर जितने भी सदिश होंगे, समांतर सदिश होंगे, वो सभी संरेखीय सदिश होंगे। लेकिन एक ही डायरेक्शन में कोई जरूरी नहीं है, अगर इस डायरेक्शन में भी समांतर होंगे तो वो भी हमारा कोलिनियर सदिश होगा। अब आता है हमारा पोजीशन वेक्टर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है स्थिति सदिश। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति बताने वाला पोजीशन वेक्टर कहलाता है, यानी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, यानी किसी एक बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु के सापेक्ष बताने वाला सदिश पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि एक, जैसे ये एक्सिस है, हम जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। ये तीनों 90-90 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अब मैं एक चीज जानता हूं कि एक्स एक्सिस वाले को हम आई कैप बोलते हैं, इसको हम जे कैप बोलते हैं और इसको हम के कैप बोलते हैं। मैंने कहा कि ये कोई मूल बिंदु है ओ, यानी कि ओरिजिन पॉइंट ओ है और ये कोई पॉइंट पी है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स वाई जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, इसी में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ओपी का पोजीशन वेक्टर बताना है। इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने आर से डिनोटेड भी कर दिया, ये भी कह सकते हैं। अगर मुझे ओपी का पोजीशन वेक्टर बताना है तो ओपी का पोजीशन वेक्टर बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपी। अब मैं थोड़ी लिखूंगा कि एक्स अक्ष की इतनी दूरी है, मैं तो लिख देता हूं एक्स के साथ आई, यानी एक्स अक्ष पर इतना चला, प्लस वाई के साथ इतना दूरी और जेड के साथ इतनी दूरी। ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी भी दो बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकालना है तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। अगर इस स्थिति सदिश का अगर मुझे परिमाण निकालना है तो उसका फॉर्मूला आप याद रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों आप लोगों को फिर बता देता हूं, क्योंकि ओ हमारा मूल बिंदु है, यानी 0,0, तो आपने दो बिंदुओं की दूरी सूत्र पढ़ा होगा, x2 माइनस x1, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा क्या,
पोजीशन वेक्टर। अब देखो अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक ले लिया, मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले लिए, जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O 0,0,0, और इस पे पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 2, 3 और 1। ठीक है, 2, 3 और 1 मैंने इसके कोऑर्डिनेट ले लिया, और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने Q, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 4, -3 और 2। ठीक है, 4, -3 और 2। अब इसके अंदर अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि पहले तो आप OP और OQ का पोजीशन वेक्टर बताइए, OP और OQ का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो OP का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसके हिसाब से निकाल लोगे 2i + 3j + 1k, 2i + 3j + 1k। और OQ का बताना चाहूं तो OQ का क्या लिख दोगे, 4i - 3j + 2k। ठीक है, अगर ये इस तरीके से मैंने निकाल लिया, अब इसके बाद आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर + z के स्क्वायर से। ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि PQ का पोजीशन वेक्टर बताइए, PQ का मैग्नीट्यूड बताइए और PQ का यूनिट वेक्टर बताइए, 3 क्वेश्चन पूछा कि एक तो PQ का पोजीशन वेक्टर बताइए, PQ का मैग्नीट्यूड बताइए और PQ का यूनिट वेक्टर बताइए। ये तीनों चीजें मैंने आपसे पूछ ली, तो आप कैसे निकालोगे। अब आप लोगों को एक चीज मालूम है कि तुम O से स्टार्ट करे, O से P पर गए, P से Q पर गए और Q से O पर आए, यानी जहां से शुरू करा वहीं पर खत्म हो गए, तो तुम्हारा काम कितना हुआ, कुछ भी नहीं। यानी कि ये जीरो वेक्टर है, यानी कि ये एक जीरो वेक्टर है, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि OP तक गए, PQ तक आए, फिर Q से O पर आए, तो ये सारा काम हमारा जीरो वेक्टर के बराबर हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, PQ मैंने इधर रखा, PQ तो मैंने इधर रखा, तो ये QO प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये माइनस का OP। अब आप लोगों को मैंने एक चीज बताया था जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीख रहे थे कि अगर QO को मैं OQ करता हूं तो माइनस का साइन आएगा और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस का OP ऐसा का ऐसा। अब मुझे मालूम है OP कितना निकल कर आया, ये रहा, OQ कितना निकल कर आया, ये रहा, तो OQ में से OP माइनस कर दो तो PQ निकल। अब माइनस करने का सेम मेथड है, वही 4i - 3j + 2k, ये बाहर माइनस तो इसके अंदर का साइन सारे चेंज हो जाएंगे, 2i - 3j - kk, माइनस कर दो, 4 में से 2 गया तो 2i, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 6j और ये माइनस का kk। ये था हमारा PQ का पोजीशन वेक्टर। अब मैं बात करता हूं आपसे कि PQ का पोजीशन वेक्टर तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब मैं कहता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आप लोगों को बताया कि x² + y² + z², और जब आप इसके x² y² और z² का अंडर रूट करोगे तो इसका क्या निकल कर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 36 40 और 1 41, तो इसका पोजीशन ये कितना निकल कर आएगा, मैग्नीट्यूड रूट में 41। और इसका यूनिट वेक्टर क्या कहता है कि जिस सदिश का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उसकी पोजीशन वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो आपका यूनिट वेक्टर निकल कर आ जाएगा। यह था हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है,
और देखो इस पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को निकालने का एक अदर दूसरा फॉर्मूला और है। ये माइनस करने की बजाय आप इसको वापस इतना बड़ा करने की बजाय आप इस दोनों पॉइंटों में जो आपको ज्ञात है उसमें केवल आप ये कर दो x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 के। ये आपका स्थिति सदिश निकाल कर आ जाएगा। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आपको एडिशन और उसका सब्सट्रैक्शन है जो वेक्टर का, वो आपको करना है। वो कोई ज्यादा इतना मतलब अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब हम सीधे एक्सरसाइज की ओर यानी 13.1 की ओर बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला यानी कि खंड सूत्र क्या कहता है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए कि कोई मूल बिंदु O के सापेक्ष दो बिंदु है। ये हमारा मूल बिंदु है O, इसके सापेक्ष दो बिंदु एक Q और एक P। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला रहे हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, OP सदिश और OQ सदिश से निरूपित कर रहे हैं। यानी देखो इस OP और इस OQ सदिश से हमने इसको निरूपित कर दिया। ये OP सदिश है और ये OQ सदिश है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित किसी तीसरे बिंदु R द्वारा इसे दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ उद्देश्य मूल बिंदु O के सापेक्ष बिंदु R का स्थिति सदिश OR ज्ञात करना है। देखो अब मैंने इस PQ को मिलाया, इस PQ को मिलाने पर कोई पॉइंट तीसरा एक R पॉइंट है जो कि इसको किसमें विभाजित कर सकता है, इसमें किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकता है। तो हमारा जो इस खंड सूत्र के हिसाब से जो हमारा मूल उद्देश्य है वो ये है कि OR सदिश को ज्ञात करना, OR सदिश को ज्ञात करना, जिसको हम R भी कह सकते हैं, R सदिश भी कह सकते हैं। ये हमारा है। तो देखो OP सदिश को मैं बोल रहा हूं A सदिश और OQ सदिश को मैं बोल रहा हूं B सदिश, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये था हमारा अंत। अब इससे अंत्य सूत्र अगर मैं बनाता हूं तो अंत्य सूत्र क्या निकलता है कि M B, ये रेशो सपोज करो हमारा कौन सी लाइन मतलब किसको कितने रेशो में डिवाइड कर रही है। मैंने कहा कि ये तो M है और ये N रेशो में डिवाइड कर रही है। अगर ये M रेशो इधर है तो इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करना है M B सदिश से प्लस N A सदिश अपॉन M प्लस N। ये हमारा क्या निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा R सदिश जब वो अंत विभाजित करता हो। क्या करता हो, अंत विभाजित करता हो। लेकिन अगर बाह्य विभाजित कर रहा है, बाहर की ओर विभाजित कर रहा है, तो बाह्य विभाजित के अंदर कैसे होगा, जैसे सपोज करो एक कोई बिंदु O है और इसके दो पॉइंट O और P जो है उसके सापेक्ष हमें दो स्थिति सदिश दिए हुए हैं। अगर मैंने OQ को मिलाया तो कोई तीसरा पॉइंट इसको बाह्य विभाजित करता है इस तरीके से, कोई R पॉइंट। तो हमें हमारा मूल उद्देश्य क्या है, इस R सदिश को ज्ञात करना। ये M है, ये N है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या है, ये P सदिश दे रखा है, ये हमने P सदिश माना, A सदिश बोल देते A सदिश, और इसको हमने B सदिश बोला। तो M B सदिश माइनस N A सदिश M माइनस N, ये आपका इस R सदिश का फॉर्मूला हो जाएगा खंड सूत्र के हिसाब से। आपको मेन चीज इन दोनों इस पे ध्यान देना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और आपको ध्यान रखना है कि अगर M यहाँ मानना है तो सदिश कौन सा लेना है और N ये लिया है तो इस पे सदिश कौन सा लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य बिंदु पर, यानी दो सदिशों के बीच का एक मध्य बिंदु सदिश निकालने का। तो मध्य बिंदु सदिश कैसे निकलेगा कि उन दोनों सदिशों का योग करके उसके अंदर हम डिवाइड कर देंगे 2 का, जो हमने यूज के अंदर पढ़ा था 10वीं क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मध्य बिंदु। वो क्या होता है, देखो OR, अगर इसका मध्य बिंदु निकालना है OR सदिश का तो हम क्या करेंगे, A सदिश प्लस B सदिश को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दो तो उसका मध्य बिंदु सदिश निकल कर आएगा। और दूरी सूत्र आपने पढ़ाई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी इसका x2 माइनस x1 वाला है। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज के अंदर ही फॉर्मूले काम में आएंगे।
यस, एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यानी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दिए गए वेक्टर का। इसमें पहला वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के। तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालने का बताया था कि रूट लगा के x यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यानी इनके कोफिशिएंट कितने हैं, इतने। तो ये कितना आ गया √3। इसी तरीके से इसका दूसरा वेक्टर b सदिश दे रखा है, तो b सदिश के अंदर भी हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, 7 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये आ गया आपका 62। इस तरीके से आपको इसके वेक्टर फाइंड आउट कर लेने हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट है सी वेक्टर वो आपको निकाल लेना है, मैंने आपको निकालना बताया है वेक्टर क्वाड्रेंटी वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण, जो सपोज करो अगर पहला सदिश ही दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब समान परिमाण का दूसरा सदिश और बताना है, b सदिश। परिमाण का मतलब इसकी वैल्यू सेम निकल कर आनी चाहिए, तो परिमाण इनसे निकलता है तो इनको ऊपर नीचे कर दो, बाकी सेम रहने दो। 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये आपका दो अलग अलग सदिश हो गए, लेकिन आप इनका परिमाण निकालोगे तो समान आ जाएगा। बस मैंने क्या करा, एक वैल्यू की कोई भी हमने ये x y z कुछ भी ले लिया, लेकिन दूसरे में इन्हीं को ऊपर चेंज करके हमने लिख दिया x की जगह और y की जगह। तीसरा क्या कह रहा है कि समान दिशा वाले विभिन्न सदिश, समान दिशा वाले, जैसे सपोज करो एक ये ले लिया मैंने 2i प्लस 3j प्लस 4k। अभी कह रहा है कि दिशा समान होनी चाहिए, तो दिशा समान के लिए मैंने बोला b सदिश। तो समान दिशा में आप क्या करना है, केवल आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4i प्लस 6j प्लस 8k। ये समान सदिश, समान दिशा वाले आपके सदिश हो गए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन इजी थे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है जो सुनना, कि यदि सदिश 2i प्लस 3j, मैंने इसको तो a सदिश बोल दिया, 2i प्लस 3j। दूसरा सदिश है b सदिश, इसको मैंने xi प्लस yj बोल दिया। ठीक है, कह रहा समान हो। अब समान तो यानी समतुल्य सदिश, समतुल्य सदिश में मैंने क्या बताया था, दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी यानी a सदिश b सदिश के बराबर है, यानी 2i प्लस 3j xi प्लस yj के बराबर है। तो यानी x के बराबर तो कितना है 2 और y के बराबर कितना है 3, तो ये हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु यह है और अंतिम बिंदु यह, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें इस बिंदु के। तो पहले अदिश और सदिश घटक ज्ञात करने के लिए हमें इसका स्थिति सदिश फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्थिति सदिश फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो इसका प्रारंभिक बिंदु तो दे रखा है 2,7 और अंतिम बिंदु यानी टेल तो दे रखा है मैं 2,7 और हेड दे रखा है मैं माइनस का 5,7। तो मैंने इसका पोजीशन वेक्टर निकाला, इसको मैंने बोल दिया सपोज करो O और इसको बोल दिया P। तो मैंने बोला कि OP का जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकल कर आएगा, x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस 2 i के प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 7, इसका सॉरी 2,1 है, तो 7 माइनस 1 j के। तो इसका क्या हो गया, ये माइनस का 7i प्लस का 6j। अब ये कह रहा है कि इसके अदिश घटक अलग लिखने हैं, यानी स्केलर अलग और वेक्टर अलग। तो वेक्टर तो वो होता है जो ये पूरा ही है, माइनस का 7i प्लस 6j, लेकिन अदिश वो होता है जिसमें i j ये ना हो, यानी माइनस का 7 और 6, ये आपका क्या है अदिश है। इसका एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। थे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5, -7 और 6 और 7i और 6j सही है, अलग अलग करके लिखना है इसको कॉमा लगा के। ठीक है, ये था हमारा स्केलर और वेक्टर का। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कि सदिश A
आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और b सदिश है आपका माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप और c सदिश है आपका i कैप माइनस 6j कैप माइनस का 7k कैप। इनका योगफल ज्ञात करना है यानी प्लस फाइंड आउट करना है। तो इधर ही कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा a सदिश प्लस b सदिश प्लस c सदिश, तीनों का योगफल। तो देखो एक और एक 2 प्लस का और ये माइनस का, तो 0i कैप और 0 हम लिखते नहीं तो आई तो हट गया। माइनस का 6 और माइनस का 2, माइनस का 8, माइनस के 8 में प्लस का 4 करा तो माइनस का 4, माइनस का 4j, 7 और 5 और एक 6, 6 में से 7 गया तो माइनस का 1 यानी माइनस का k कैप। ये आपका 6 का योगफल निकल कर आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की कि एक सदिश c दे रखा है, उसके अनुदिश यानी उसी की दिशा में एक मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का c सदिश हमको फाइंड आउट करना है। तो c सदिश क्या कह रहा है कि i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है इसी की दिशा के अंदर। तो मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, मैंने क्या कहा था कि c कैप निकालने के लिए जिसका हमें निकालना है उसी के पोजीशन वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं मैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5 और एक 6, तो कितना निकल कर आ जाएगा 6। और c का पोजीशन वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 कैप, यही है वापिस i कैप अपॉन √6 प्लस j कैप अपॉन √6 प्लस 2k कैप अपॉन √6। ये हमने इसका पोजीशन इस यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है उसी डायरेक्शन के अंदर जहां P और Q क्रमशः, यानी P तो दे रखा है आपको, P तो दे रखा है आपको 1, 2, 3 और Q दे रखा है आपको 4, 5, 6। तो हमें पहले PQ फाइंड आउट करना है, PQ का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो x2 माइनस x1, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3i, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3j, 6 में से 3 माइनस हुआ तो 3k कैप। अब PQ का पोजीशन वेक्टर तो निकल चुका, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो 9 और 9 27, इसको हम लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर यानी PQ। तो इसका तो पोजीशन वेक्टर के अंदर इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। तो इसके पोजीशन वेक्टर कितना आया, 3i प्लस 3j प्लस 3k। इसमें से मैंने क्या करा, 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, i प्लस j प्लस k अपॉन 3√3। ये 3 से 3 डिवाइड कट गया। अभी √3 आप चाहो तो इनके सबके नीचे पहुंचा सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दिए हुए सदिशों के लिए सदिश a प्लस b सदिश का मात्रक अनुदिश मात्रक ज्ञात करो। यानी देखो मात्रक ये सदिश यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी a इज इक्वल्स टू 2i माइनस j कैप प्लस 2k कैप और b सदिश है आपका माइनस का i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। हमें प्लस करना है यानी a कैप प्लस b कैप फाइंड आउट करना है। तो 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया और 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ गया i कैप प्लस j कैप। अब इसका मात्रक अनुदिश फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि √2 निकल कर आएगा। अब इसमें इसका डिवाइड कर देंगे
तो क्या निकल कर आ जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर। और इसके यूनिट वेक्टर को अगर मैं n बोल रहा हूं, n कैप किसको, a सदिश प्लस b सदिश के वेक्टर को अगर मैं n कैप बोल देता हूं तो इसका आ जाएगा i अपॉन रूट 2 प्लस k कैप अपॉन रूट 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि a सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इसका एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका मात्रक क्या निकल कर आवे, 8 इकाई निकल कर आवे। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे कि इसका मात्रक आपको दिया हुआ है, परिमाण आपको दिया हुआ है और आपको सदिश फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, पहले इसका a कैप फाइंड आउट कर लेना है। तो a कैप फाइंड आउट करने के लिए कि a सदिश और a सदिश का परिमाण, इसमें क्या हुआ, 5i कैप माइनस j प्लस 2k कैप, और इसका परिमाण कितना निकलेगा, 25 और एक 26, 26 और 4 30। ठीक है, अभी कह रहा है कि इसका सदिश फाइंड आउट करना है। तो सदिश फाइंड आउट करना है तो इसमें आप, और इसके परिमाण कितना होना चाहिए, 8। तो 8 a कैप, और a कैप की वैल्यू है तो 8 5i माइनस j प्लस 2k कैप अपॉन रूट में 30। अब आप चाहो तो 8 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश, जैसे इसके दो सदिश मान लेते हैं a और b। क्वेश्चन नंबर 11, a 2i सदिश माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और b सदिश को मैंने बोल दिया माइनस का 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। देखो अगर मैंने देखा कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 2i माइनस का 3j प्लस का 4k कैप, जो कि माइनस का 2a सदिश के बराबर है। ये पूरी किसके बराबर है, a सदिश के है। तो b सदिश बराबर 2a सदिश। जब भी 2 सदिश बराबर आ जाए लेकिन एक उसके साथ एक मतलब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, तो इस कंडीशन में भी दोनों सदिश क्या होते हैं, संरेख होते हैं। किस क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के संरेख। यस, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बिंदुओं P i के प्लस 2j के माइनस k के, Q माइनस का i के प्लस का j के प्लस का k के को मिलाने वाला रेखाखंड 2:1 में, यानी m बराबर 2 और n बराबर 1, दोनों ही पूछ रहा है अंत्य और वायु विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करो। मैं कह रहा हूं कि ये मूल बिंदु O है और कोई बिंदु P और एक बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं के सापेक्ष मैंने दोनों को लिया और PQ को मिलाया। PQ लाइन पर एक बिंदु R एक ऐसा विभाजित है जो कि इसको 2:1 में विभाजित करता है, तो मैंने इसको OQ को बोला, यानी OQ, इसको मैंने मिलाया। तो मुझे मेरा मेन मकसद क्या है कि R सदिश निकालना। तो मैंने इसको क्या बोला, इसको बोला मैंने B सदिश और ये है मेरा A सदिश। ठीक है, तो B सदिश और A सदिश OQ यानी Q के साथ आ रहा है जो हमारा B सदिश है, और जो P के साथ आ रहा है वो हमारा A सदिश है। तो MB, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अंत्य विभाजित का, MB सदिश प्लस NA सदिश अपॉन M प्लस N। तो M कितना है 2 और B कितना है, इस पूरे सदिश को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k कैप, और m प्लस n की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग करके डिवाइड कर सकते हो, यानी 2/3 करके। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 12। तो गलती क्या करी, अभी केवल m को b से ही करा। अब आएगा प्लस n a सदिश,
n कितना 1, इसको पूरे को प्लस करो i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। अब इसको सॉल्व करो एक बार, 2 में से i गया तो माइनस का i कैप, 2j 4j कैप, 2 में से 1 गया तो 1 k कैप अपॉन 3। अब इसका आंसर चाहो तो आप सब पे डिवाइड कर दो, माइनस का 1/3i कैप और प्लस का 4/3j कैप प्लस का 1/3k कैप। इसी तरीके से अब इसका ये तो था अंत विभाजन, इंटरनली डिवीजन, ये तो कौन सा था इंटरनली। अब बात करेंगे एक्सटर्नली की, तो एक्सटर्नली में क्या करना है, केवल माइनस लगा देना है कि m b सदिश माइनस n a सदिश अपॉन m माइनस n। तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, लेकिन माइनस कर देना है इसके आगे माइनस n a सदिश। तो ये है, इसके आगे माइनस साइन चेंज कर दो, माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। इसका मैंने क्या करा, साइन चेंज कर दिया क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और 2 में से 1 गया तो 1। अब 2 और ये 3 तो माइनस का 3i कैप, ये 2j से ही कट गया और 2k और 3 हो गया 3k कैप। यह था हमारा इसका एक्सटर्नली डिवीजन का पोजीशन वेक्टर, माइनस का 3i प्लस 3k। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3, 4 और 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया कि a सदिश प्लस b सदिश बाय 2। तो देखो ये p है और ये कोई बिंदु q है, तो p क्या है 2, 3, 4, 4, 1, -2, 2, 3, 4, 4, 1, -2, ये हमारा q कोऑर्डिनेट है। अब इसमें हमें मध्य बिंदु निकालना, a सदिश और b सदिश, लेकिन इसको हम क्या बोल रहे हैं, a सदिश कब तक बोल, ये कोऑर्डिनेट है, इससे हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी x पे यानी कि i कैप, ये y पे यानी कि j कैप, ये z पर यानी कि k कैप। ये हमारा a सदिश और इसका b सदिश क्या होगा 4i कैप j कैप माइनस का 2k कैप। अब इन दोनों को जोड़ो, मध्य बिंदु निकालना है r सदिश, तो 2i और 4i मिलके 6i कैप, 3 और 1 4j कैप, 4 में से 2 गया तो 2k कैप अपॉन 2, दोनों सब में 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन लिया तो 3i प्लस 2j प्लस k कैप और अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया तो 3i प्लस 2j प्लस k कैप। ये हमारा इसका मध्य बिंदु का पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 3i प्लस 2j प्लस k। ये हमारा r सदिश निकल कर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सेम हमने जो एक बार 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन करा था, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि बताइए दिए गए बिंदु हमारे समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। तो समकोण त्रिभुज कब होगा, यानी अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगी तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होगा। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, जो कि कर्ण क्या होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर आ गया तो वो समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाइड कर रही है, यानी समकोण त्रिभुज के बिंदुओं के शीर्ष हैं, अदरवाइज वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 का समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो कि दर्शाइए कि बिंदु a, b, और c जिनकी स्थिति सदिश a, b और c एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, दर्शाना है, यानी ये a सदिश है। थ्री आई कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। b सदिश बताना है 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। और c सदिश i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5 कैप।
इसने हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया है इसने हमको? पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाले को बोल देते हैं मूल बिंदु से, इसलिए OA, इसको बोल देते हैं OB और इसको बोल देते हैं OC। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और तीनों का मैग्नीट्यूड अगर हमारे बराबर निकल कर आ जाता है, ठीक है, क्या निकल कर आ जाता है? बराबर निकल कर आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, बराबर क्या, दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी से बड़ा निकल कर आ जाता है, तो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये मूल बिंदु से OA, OB और OC, ये हमें तीनों मूल बिंदु से निकल कर आए, लेकिन बिंदु के शीर्ष जो होंगे वो ABC होंगे। तो देखो हमें मालूम है कि OA सदिश किससे मिलकर, सॉरी AB सदिश किससे मिलकर बनेगा? AB सदिश OB सदिश में से जब मैं OA सदिश को माइनस कर दूंगा। AB सदिश किससे मिलकर बनेगा? जब मैं OB सदिश में से OA सदिश को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो OB में से 2 में से 3 जाएगा तो I कैप माइनस का J और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 3J, प्लस का K और प्लस का 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 5K कैप। ये था हमारा AB सदिश। AB सदिश की वैल्यू क्या निकल कर आई? माइनस का I कैप प्लस 3J प्लस 5K कैप। इसी तरीके से अब मुझे BC सदिश निकालना है। तो BC सदिश कैसे निकलेगा? जब मैं OC सदिश में से OB को माइनस कर दूंगा, यानी JI में से 2I गया तो माइनस का I कैप, माइनस के 3J में से प्लस का J गया है तो माइनस का 2J, माइनस के 5K में माइनस का K जुड़ेगा तो माइनस का CK कैप। ये था हमारा BC सदिश। अब हमें निकालना है CA सदिश। तो CA सदिश कैसे निकलेगा? जब मैं OC सदिश में से OA सदिश को माइनस कर दूंगा। समझ में आई बात? अब निकालना है मेरे को AC सदिश। तो कैसे निकालूंगा मैं कि OA सदिश में से OC को माइनस कर देता हूं। AC सदिश निकालने के लिए मैंने क्या करा, या CA सदिश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, CA सदिश निकालने के लिए मैंने OA सदिश में से OA सदिश को माइनस कर दिया। तो कैसे करेंगे देखना। OA कौन सा है? ये वाला। तो 3 में से 1 गया तो 2I कैप, माइनस का 4 और माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस का J कैप, माइनस का 4 और प्लस का 5 तो प्लस का K कैप। यह आपका CA सदिश निकल कर आ गया। 2I कैप माइनस का J कैप प्लस का 4 कैप। यह आपका क्या था? CA सदिश, 4 नहीं K कैप, सॉरी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि इन तीनों, अब देखो ये 1, ये 2 और ये 3 हमारे पोजीशन वेक्टर निकल कर आ गए। तो इन तीनों का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी AB का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 और 25, तो 1 और 9 10, 10 और 25 35, तो रूट 35। अब इसका निकालते हैं तो 36, 4 40, 40 और 1 41, तो BC का सदिश कितना निकल कर आ गया? 41। और इसका 4 और 1 5 और 1 6, इसका कितना निकल कर आ गया? 6। अब मैंने कहा था कि सबसे बड़े मान का वर्ग, सबसे बड़ा मान कौन सा है? BC सदिश, इसका वर्ग बाकी दोनों छोटे छोटे के वर्गों के बराबर होना चाहिए जब तो बराबर होगा, यानी BC रूट 41 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर
प्लस रूट 6 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यानी 41, 35 प्लस 6 यानी 41 इक्वल्स टू 41। तो हम क्या कह देंगे, ये कि ये ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये चीज निकालनी आनी चाहिए तीनों। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।